आप एक खांसी की दवाई लेना शुरू करते हैं, खांसी से आपको अस्थमा बनता है, अस्थमा से लंग्स की टीबी बनती है, लंग्स की कैंसर बन जाता है, ठीक नहीं होता कुछ भी। अंग्रेजी दवाई तो एक व्यापार है, जहां भी आप फंसे बीमारी में आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएंगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन होती चली जाएंगी। सत्यप्रकाश आर्य जी का सिर्फ देश में ही चर्चे नहीं है, विदेशों में भी डंका है। सर कहाँ कहाँ तक आपकी पहुंच है इस वक्त, बताएं जरा। मेरा पूरा अमेरिका, कनाडा, आपका पूरा यूरोप, विशेष करके हॉलैंड में मेरे बहुत ज्यादा रोगी हैं, और कनाडा में कैंसर के बहुत ज्यादा रोगी हैं, अमेरिका से माइग्रेन और मोटापे के बहुत ज्यादा रोगी हैं। क्योंकि मेरा अपना उद्देश्य है, मेरे भारत से जैसे मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया है, मुझे इस विश्व से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है। मैं घी खिला करके आपके बीपी को ठीक करूंगा। तीसरे दिन हम बीपी को ठीक कर देते हैं, बीपी का रोगी नहीं रहेगा। और खूब आप घी खाइए, क्योंकि घी अगर ताकतवर होता, घी हैवी होता, तो पूर्व काल में हमारे पूर्वज जच्चा जब होती थी ना, बच्चा पैदा होता था, 10-10 किलो घी खिला देते थे, वो कोई व्यायाम थोड़ी करती थी। अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा। आयुर्वेद में शुगर का कारण दिया ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा टेंशन लेना, तली हुई चीजों का ज्यादा प्रयोग करना, बगैर पचे हुए भोजन कर लेना, भोजन पर भोजन कर लेना, दिन का सोना और दिन का खाना, ये शुगर के कारण है। तो सर ने नाड़ी की बात की, तो मैं अब लाइव डेमो दिखा देते हैं सर की मेरी नाड़ी, और थोड़ा बताइए कि क्या समस्याओं से मैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के हजारों फोन मुझे आ रहे हैं, कई लोग, सैकड़ों लोग मुझे एसएमएस कर रहे हैं कि आयुर्वेद और नाड़ी वैद्य पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए। तो आज हमारे साथ मशहूर नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, आप सभी का धन्यवाद। मैं इस वक्त रोहतक में आया हूं और इनसे बहुत डिटेल में आज मुझे बातें करनी है, खासकर शुगर, बीपी, सर्वाइकल और माइग्रेन। लेकिन सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आयुर्वेद है क्या और इसकी परिभाषा क्या है? लोगों में कई मिसकंसेप्शन है, क्लैरिटी नहीं है कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। एक्चुअली आयुर्वेद एक आपके जीवन की शैली है, जो आप जीते हैं और जो आप व्यवहार करते हैं, उस आचरण का नाम आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद कहता है हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तस्य यथोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेद उसको कहते हैं जो शास्त्र ये बताए कि आपके शरीर के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या या दुखकर है, जो इसमें बताया जाए उसका नाम ही आयुर्वेद है। आपने देखा रामायण और महाभारत में बड़ा विज्ञान की बातें हैं, मिसाइलें हैं, विमान से हैं, लेकिन हॉस्पिटल कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था थी। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए, कैसा न खाना चाहिए, घी दूध का प्रयोग करना चाहिए, कोई व्यवस्था थी, उसमें कोई रोगी ही नहीं होता। रोगी तो तब हुए जब हम व्यवस्थाएं बिगड़ गई, खाने की, रहने की, व्यवहार की, ये व्यवस्थाएं बदलने से हम रोगी बनते चले गए। अच्छा, नहीं तो आप देखिए आज कितने हॉस्पिटल हैं, लेकिन हर घर में आदमी रोगी है। पहले रोगी नहीं होते थे, 10 में से मुश्किल से एक आदमी रोगी था भारत के अंदर। 1876 की WHO की गणना आप देख लीजिए, 10 में से एक रोगी था भारत में। आज प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति रोगी है, और एक रोगी जो 5 बीमारियों से ग्रस्त है। एक बीमारी से नहीं है, कम से कम 5 बीमारी उसके शरीर के अंदर। तो इसका तो सीधा साधा एक फॉर्मूला ये है, या कहें कि आयुर्वेद हमारी नस नस में था जबकि आप गणना करें तब तक। हाँ बिल्कुल। और आज हम आयुर्वेद पर हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, एक आम जन धारणा है, और हम ज्यादा बीमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या कहेंगे कि आयुर्वेद पर लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? कुछ समय के अभाव के कारण या राजनीतिक कारणों से, और अंग्रेजों की एक चाल थी कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय विद्याओं को नष्ट कर दिया जाए। जब हम गुलाम हो गए, उन्होंने हमारे आयुर्वेद को गलत बताना शुरू कर दिया, हमारे रहन सहन और खाने के तरीके को गलत बताना, असभ्यता के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। जैसे घी दूध खाते थे, कहते थे घी दूध खाना नहीं चाहिए, चाय कॉफी से
हमारे लोग जो थे दही पी करके व्यायाम करके नशा करते थे, उन्होंने वाइन पिला करके नशा पिलाना शुरू कर दिया हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। हमारे यहाँ जो चीजें व्यवहार में की जाती थी, चाहे वो भोजन में था चाहे खाने में था, उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। अब आप देखिए, आप एक खांसी की दवाई लेना शुरू करते हैं, खांसी से आपको अस्थमा बनता है, अस्थमा से लंग्स की टीबी बनती है, लंग्स की कैंसर बन जाता है, ठीक नहीं होता कुछ भी। अंग्रेजी दवाएं तो एक व्यापार है, जहां भी आप फंसे बीमारी में, आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएंगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन होती चली जाएंगी, अंत नहीं मिलेगा। आयुर्वेद सदा के लिए अंत करेगा, आयुर्वेद में जो भी चला गया वो सदा स्वस्थ रहेगा। मैं आपको एक और बहुत ही गूढ़ जानकारी दे दूं, सत्यप्रकाश आर्य जी का सिर्फ देश में ही चर्चे नहीं है, विदेशों में भी डंका है। सर कहाँ कहाँ तक आपकी पहुंच है इस वक्त, बताएं जरा। मेरा पूरा अमेरिका, कनाडा, आपका पूरा यूरोप, विशेष करके हॉलैंड में मेरे बहुत ज़्यादा रोगी हैं, और कनाडा में कैंसर के बहुत ज़्यादा रोगी हैं, अमेरिका से माइग्रेन और मोटापे के बहुत ज़्यादा रोगी हैं। अच्छा। हाँ, और वो तकरीबन मेरी दवाओं का प्रयोग करते हैं। मेरे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर मैंने सभी के घरेलू इलाज लिखे हैं, जिसको हम दादा दादी के, नाना नानी के या घरेलू नुस्खे बोलते थे, वो सभी मैंने स्टिक उस पर डाला है कि हमारा ये इतिहास खत्म ना हो जाए। क्योंकि मेरा अपना उद्देश्य है, मेरे भारत से जैसे मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया है, मुझे इस विश्व से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है। क्योंकि जब तक हम आयुर्वेद नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अंग्रेज कहें या अमेरिकन कहें, कैनेडियंस कहें, वो लोग तो एलोपैथी को जीते हैं, उन लोगों का आप पर आयुर्वेद पर भरोसा कैसे हो रहा है? इसलिए हो गया कि जीते इसलिए हैं कि उनको आयुर्वेद पता नहीं था, और जो आयुर्वेद को जानते थे वो हिंदी भाषी थे या संस्कृत भाषी थे, उनको इंग्लिश समझ में आती है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ हम लोगों ने इंग्लिश का अध्ययन किया, अंग्रेजी में बोलना सीखा, और उनको बताया कि आप जिस दवाई को खा रहे हैं, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की दवा का प्रयोग किया, बीपी की दवाई प्रयोग करने से एलोपैथी कहता है कि आप चाय कॉफी पीजिए, घी दूध बंद कर दीजिए। आपने घी दूध बंद कर दिया, लेकिन कभी बीपी की दवाई बंद नहीं हुई। अगर बीपी का या हृदय रोग का कारण घी दूध होता तो आपने घी दूध बंद कर दिया, बीपी की दवाई बंद हो जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा चाय कॉफी पीजिए, जबकि आपने देखा किसी का बीपी लो हो जाता तो डॉक्टर कहते हैं आप चाय या कॉफी पी लीजिए। यानी बीपी को बढ़ाने के लिए चाय कॉफी पिलाई जाती है, लेकिन किसी भी हृदय रोगी को दवा के साथ अंग्रेजी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप चाय कॉफी बंद कर दो। क्यों? रोजाना चाय कॉफी पीते रहिए, आप बीपी को बढ़ाते रहिए और रोजाना दवाई खाते रहिए, उनका भी व्यापार चलेगा और आप धीरे धीरे आपका हृदय कमजोर हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, या फिर स्टंट लगाने की नौबत आकर के वो पेस मेकर लगा देंगे आपको, क्योंकि उनको तो रोगी बनाना है। नहीं तो आपको घी दूध खिलाता है, आपके अंदर ताकत आ जाती। जब शरीर में ताकत है तो रोग अपने आप भाग जाते हैं। कमजोर शरीर में हजारों व्याधियां बन जाती हैं। यही कारण है कि आज शरीर कमजोर हो गया, उससे हमारे शरीर में काफी रोग बन गए। आप अंग्रेजी डॉक्टरों का काफी नाम ले रहे हैं, कुछ बैर है क्या? हाँ, बैर इसलिए है कि भारतीय होते हुए ये अपनी संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, पता नहीं किस आधार पर, मात्र अपने कुछ कमीशन के लिए ये लोग उन दवाओं को लिखते हैं जिनके साइड इफेक्ट हैं। आप गूगल पर खुद सर्च कर लीजिए, मान लो बुखार की दवाई लेते हैं, उस पर लीवर डैमेज हो जाता है। ये बुखार की दवाई के साथ लीवर की दवाई क्यों नहीं दे देते? नहीं देंगे। हाईली एंटीबायोटिक देकर के आपकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। आपको उनके देख लिए रिसर्च में लिखा हुआ है कि इस दवाई का साइड इफेक्ट है किडनी पर या आपके नर्वस सिस्टम पर, उसकी दवाइयां साथ में क्यों नहीं देते? अकेली दवाई दे रहे हैं। इनको ज्ञान होने के पश्चात भी ये आर्य राष्ट्र का कार्य नहीं कर रहे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम सारी पृथ्वी को अपना मानने वाले हैं, हम चाहते हैं सभी स्वस्थ हों। इसलिए हमने अपना व्यापार विदेशों में भी फैलाया कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, तभी तो आयुर्वेद जिया जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद एक देश का नहीं है, पूरी मानवता का है। तो अब हम एक बाइज जो 1 by 1 बीमारियों पर बात करते हैं, ताकि जिस विषय पर हम यहाँ बात करने आए हैं वो उसका फायदा आम जनता को और पूरे देश को हो। तो सर, सबसे पहले शुगर इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या, ये क्यों होता है, इसका निदान क्या है और आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, आयुर्वेद में प्रमेह रोग कहा गया है जो 20 प्रकार का, और प्रमेह की सबसे पहली परिभाषा है प्रचुरम वारम वारम व मेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। जब पेशाब बार बार और ज्यादा मात्रा में आता है उसका नाम प्रमेह है। फिर इसका पहला है शुक्र में, जब आपकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, काम वासना शांत हो जाती है या उसके लायक नहीं रहते, उसका नाम शुगर है। तीसरा, जब आपका पेशाब पीला या लाल रंग का आने लग जाता है, ये भी शुगर है।
आपका शरीर गिरा गिरा थका थका रहने लग जाता है, इसका नाम भी शुगर है। आपकी इंटेस्टाइन कमजोर हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है, इसका नाम भी शुगर है। और शरीर में गांठें बन जाना, इसका नाम भी शुगर है। नींद का न आना भी शुगर है। बालों का झड़ना भी आयुर्वेद में प्रमेह रोग में आता है। लेकिन जब ये प्रमेह रोग वातज हो जाता है, यानी जब इसमें वात की अधिकता हो जाती है, तब इसको असाध्य कहा जाता है कि अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि असाध्य रोग को भी ठीक किया जा सकता है अगर आपका वैद्य उत्तम हो, आपकी औषधि उत्तम हो, आपके अंदर मानसिक बल बचा हुआ हो और आपके सेवक यानी वातावरण आपके अनुकूल हो, तो आपके प्रत्येक रोग को, असाध्य को भी ठीक किया जा सकता है और हम ठीक करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, अब एलोपैथी क्या कहता है, पैथोलॉजी साइंस में जब तक टेस्ट में आपका शुगर नहीं आएगा, वो शुगर नहीं बताते, इसलिए कई बार उनको स्टंट लगा दिया गया क्योंकि बीपी बढ़ रहा है। कई बार माइग्रेन के रोगी का इलाज चल रहा है, सर्वाइकल के रोगी का इलाज चल रहा है, क्योंकि माइग्रेन उनका शुगर टेस्ट में नहीं आया, इसलिए उन्होंने शुगर का इलाज तो किया ही नहीं क्योंकि टेस्ट में आया नहीं, और वो सारी जिंदगी बीपी का इलाज करते रहे, सर्वाइकल का, माइग्रेन का इलाज करते रहे और अंत में डिक्लेयर हो जाता कि शुगर हो गया। अगर हम पहले ही प्रमेह रोग के अनुसार चलते, आप बीपी के रोग को दूर करते, आप सर्वाइकल को, माइग्रेन के कारण को दूर करते, तो ठीक हो जाता और ये शुगर नहीं होता। हम शुगर को सदा के लिए ठीक करते हैं क्योंकि शुगर एक गर्मी का रोग है। जब गर्मी अधिक पैनक्रियाज में आ जाती है तो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। अब आप मीठे को अगर गर्म करके लेंगे तो बेहद गर्म हो जाता है, जिसको आम भाषा में आंवटी बोलते हैं। आंवटी गर्म हो जाती है, इसलिए बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, क्योंकि जब हम मीठे को उबाल करके ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी मीठे का पानी बना करके पी रहे हैं, लस्सी बना करके पी रहे हैं, तो जिन लोगों को इंसुलिन लगता है उनका इंसुलिन भी लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होगी। और जब आप मीठे को भून करके खा रहे हैं तो भी ये गर्म होता है। इस में मिठाई आपकी शुगर को बढ़ाती है, उबाला हुआ शुगर भी आपकी बीमारी को बढ़ाता है। पानी में घोल के लेंगे यही मीठा, क्योंकि शरीर में ताकत देता है। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। तो अगर आप मीठे को पानी में घोल के लेते, ताकत भी देगा, गर्मी को भी दूर करेगा और शुगर को भी ठीक करेगा। कोई कड़वी चीज खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कसाय रस खाने से तो शरीर में नपुंसकता पैदा होती है, शरीर की धातुएं कमजोर हो जाती हैं। इसलिए शुगर का इलाज करते करते लोगों को आंखों से दिखना कम हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, हृदय कमजोर हो जाता है, किसी काम में जोश नहीं रहता, क्योंकि आपने मीठा नहीं खाया। आयुर्वेद कहता है कि मीठे मिश्री का प्रयोग करना चाहिए, पानी में घोल करके। मीठा ही आपको पावर देगा, आपने उसका प्रयोग किया नहीं, इसलिए ये शुगर के रोगी ठीक नहीं होते। हम आपको घी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मीठा पानी में खिलाते हैं, शक्कर खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और फिर आपके शुगर को ठीक करते हैं, क्योंकि बलम रक्षेत, हम आपके बल की रक्षा करते हैं, आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करते हैं। आयुर्वेद रोग से लड़ने की ताकत पैदा करके आपको रोग से मुक्त करता है, और एलोपैथी वाले रोग को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, वायरस को मारते हैं, जिसके कारण साइड इफेक्ट आ जाते हैं। आयुर्वेद कहता है बीमारी के कारण को दूर कीजिए, आप कारण को दूर करते हैं, हम आपके कारण को दूर करते हैं, उससे हम शुगर को सदा के लिए ठीक करते हैं। तो ये आखिर शुगर किन लापरवाही कहेंगे, किन लापरवाहियों के कारण होता है? जो आज एक तो पहला सबसे बड़ा कारण है, हम भोजन घर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भोजन हमेशा आयुर्वेद कहता है बनाने वाले की सराहना करते हुए भोजन करना चाहिए। हम घर पर भोजन ही नहीं करते, भोजन हम बाहर बैठ के करते हैं, ऑफिस में करते हैं, या करते ही नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दिन में लंच या फल फ्रूट खा लेते हैं, शाम को डिनर करते हैं, बहुत देर हो जाती है। तो आयुर्वेद कहता है पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सुबह उठते ही आप भोजन कर लीजिए और भोजन के बीच में पानी पीजिए। आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हैं। अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा। आयुर्वेद में शुगर का कारण दिया ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा टेंशन लेना, तली हुई चीजों का ज्यादा प्रयोग करना, बगैर पचे हुए भोजन कर लेना, भोजन पर भोजन कर लेना, दिन का सोना और दिन का खाना, ये शुगर के कारण है। क्या अनुवंशिक भी है? अनुवंशिक हम तब कह सकते हैं जब बाई बर्थ आपके शरीर में आ गया। इसलिए अनुवंशिक आजकल बनता जा रहा है कि माँ बाप खूब चाय पीते हैं और चाय पीने से शुगर बनता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चाय में दूध नहीं डालता, मैं मीठा नहीं डालता। आपने और ज्यादा उस जहर को प्रज्वलित कर दिया कि मीठा भी होता तो जहर को कम करता, दूध होता तो उसको कम करता। अब आपने दूध भी उसमें बंद कर दिया, मीठा भी उसमें बंद कर दिया, कहते जी मैं तो ब्लैक टी पी रहा हूं, तो और ज्यादा जहर का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाय कॉफी बंद कर दीजिए, घी दूध का प्रयोग कीजिए और भोजन के बीच में पानी पी करके देखिए, आपका अपने आप शुगर कम होता आ जाएगा।
दवा की आवश्यकता नहीं है, रहने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। समय पर खाइए, समय पर पीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वैद्य सत्य प्रकाश जी जो है शुगर का इलाज कैसे करते हैं? क्या कहते हैं कि आप ये दवा लो आयुर्वेद की या ये जीवन शैली हाँ, जियो? क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः तत् प्रकोपश्य तो प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजनम। विविध प्रकार का जो अहितकारी भोजन है वो आपके मलों को दूषित करता है, और मलों का दूषित करना ही रोगों का कारण है। और मल कहां से दूषित होते हैं? पेट से। मैं आपके पेट को साफ करता हूं। आप देखिए, प्रत्येक शुगर का रोगी कहेगा गैस बनती है, प्रत्येक शुगर के रोगी का खून गाढ़ा होगा, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। प्रत्येक शुगर का रोगी कहता है जी नींद नहीं आ रही है, चलते हुए सांस फूल जाता है, उसकी नपुंसकता आ जाती है और शरीर काम करता नहीं है। तो हम उसका पेट साफ करते हैं, और पेट साफ करने के लिए 2 प्रकार की औषधियां हैं। एक का नाम रेचक, एक का नाम अनुलोमक। रेचक औषधि वो है जिसको आप प्रयोग करेंगे तो आपके पिंडलियों में दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द होने लग जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। एक अनुलोमक होता है जो डाइजेशन करके आपके शरीर की 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करके जो शरीर में धातुओं का निर्माण करता है, उसका नाम आयुर्वेद है। और उस अनुलोमक औषधि का मैंने निर्माण किया, जिसमें पुनर्नवा, मकोए, काशनी ये पड़ा हुआ। पुनर्नवा जिसको साठी कहते हैं, पुनः पुनः नवतीति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी कोशिकाओं को जिंदा करे उसका नाम पुनर्नवा। तो हम साठी पिलाते हैं। अब डॉक्टर कई बार आपने सुना, कहते जी औषधि काम नहीं कर रही है, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो गई। तो वहां हम शरीर के अंगों को जिंदा करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। तो इसलिए साठी का प्रयोग करके जिस औषध का निर्माण किया गया, जब उस औषध का हम प्रयोग करते हैं उससे पेट साफ होता है और रक्त का निर्माण होता है। जब पेट साफ होता है और खून का निर्माण होता है तो खून का जो गाढ़ापन है वो दूर हो जाता है। हमें पतला खून करने की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। गाढ़े खून के कारण जो शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, चलते हुए सांस फूलता है, जब खून अच्छा बन गया, खून पतला हो गया, तो हमारा सांस फूलना बंद हो जाता है, काम करने की इच्छा करती है। जब काम करने की इच्छा करती है तो लीवर मजबूत हो जाता है, जब लीवर मजबूत हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो उससे हमारा शुगर अपने आप ठीक होता चला जाता है और सदा के लिए शुगर ठीक हो जाता है। बस सुबह खाइए, शाम को खाइए, दिन भर पानी पीजिए। तो सभी दवाएं जो हैं आयुर्वेदिक दवाएं, हाँ, वो यही बनती हैं आपके क्लिनिक? हाँ, मेरे अपने औषधालय में, क्योंकि आयुर्वेद कहता भावों का बड़ा प्रभाव है। अब बनाने वाले के अंदर भाव ये है कि मुझे माल बेचना, पैसा कमाना है, इसलिए फार्मेसी का भाव हमें माल बेचना है। तो वहां माल बिकेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन भाव ये नहीं था कि मुझे ठीक करना। लेकिन एक वैद्य अपनी औषधि का निर्माण, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना उसको रगड़ेगा गुण बढ़ेगा। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिम देहि देहि रुद्र वचने न स्वाहा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस औषध का मैं निर्माण कर रहा हूँ, यह औषधि अमृत का काम करे और मेरे रोगियों का रोग हरण करे। इस भाव के साथ जब औषधि का निर्माण किया जाता है ना, वह औषधि आपके रोगों का हरण करती है। जैसे आपने देखा है, विवाह की रोटी जिस दिन आप खाते हैं ब्याह में, बारात में, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगले दिन उस भोजन को नहीं कर पाते, क्योंकि बनाने वाले का भाव था कि मुझे एक रोटी देनी है, दूसरे वक्त की रोटी देनी नहीं। तो दूसरे वक्त आप उस भोजन को कर नहीं पा रहे कि उसका भाव नहीं था। इसलिए माता के हाथ की रोटी हम सारी जिंदगी खाते हैं, भाव है। इसलिए वैद्य के द्वारा स्वयं बनाई गई औषधियों का एक भाव है कि मुझे अपने रोगियों को ठीक करना। और हमारा तो इससे अभी आगे एक और भाव है कि मुझे इस देश से अंग्रेजी दवाओं को निकालना है, मुझे घर घर आयुर्वेद को पहुंचाना है। तो मैं जिस भाव को लेकर चला हूं, उन भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित होकर मेरी औषधि बाजार की औषधियों से कई गुना ज्यादा काम करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं 15 दिन में आपको 90% आराम लगेगा। किसी भी रोग में आ जाइए, 15 दिन में 90% आपको सुधार दिखाई देता है, तो आप मेरी दवाई लीजिए। कई बार रोगी कहते हैं जी हम तो आज तक यूं नहीं आए कि आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करता है। अरे आयुर्वेद तो भोजन है। आपने मीठा खाया पता चल गया, मिर्च खाया पता चल गया, पानी पिया पता चल गया, यही तो आयुर्वेद है। जब वो खाते ही पता चल गया तो आयुर्वेदिक औषधियां देर से क्यों काम करेंगी? आयुर्वेदिक औषधियां तो कई गुना ज्यादा काम करेंगी, लेते ही काम करेंगी, कभी धीरे धीरे काम नहीं करती, बशर्ते कि आपकी ट्रैक लाइन ठीक हो। तो अब हम एक दूसरी बीमारी की बात करते हैं शुगर के बाद, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किन परिस्थितियों में होता है, क्या कमियों से होता है, उसका इलाज क्या कहता है नाड़ी विज्ञान? देखिए, मेरा अनुभव कहता है कि आज सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर का कारण जो हम छौंक का प्रयोग करते हैं, तेल का। आयुर्वेद कहता है तैलम तेजम हरते, तेल तेज को हरता है। जो आप तेल का, रिफाइन वगैरह का प्रयोग करें ना, ये आपके बीपी का कारण है। क्योंकि जब से इस तेल का, रिफाइन का, घी दूध बंद हुआ है, इसका प्रयोग किया, तब से कैंसर की संख्या बढ़ गई,
हार्ट अटैक के रोगी बढ़ते चले गए, क्योंकि तेल जो है वायु को हरता है, वायु को नष्ट करता है। इसलिए शनै शनै स्तरते इति शनैश्चर, शनिवार को हमारे यहाँ प्रथा थी कि हम तेल दान करते हैं। तेल दान करने का मतलब गरीब लोगों को आप तेल दीजिए, जिससे वो तेल का प्रयोग करके अपने शरीर के अंगों को मजबूत कर सके। तो ये और आजकल हमने उसको भ्रमित कर लिया है। इसलिए हमारे यहाँ पहले जब वर्षा ऋतु होती थी तो लड़कियों को गुलगुले, सेवाली, पूड़े दिए जाते थे तेल में भून करके, क्योंकि वायु बढ़ जाती है। अब आपने वायु को विकृत कर लिया। पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मलधात्व, वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है, क्योंकि शरीर में पित्त भी लंगड़ा है और कफ भी लंगड़ा है, यानी वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग है। इन तीनों दोषों को जो प्रकोपित करती है वो वायु है, और तेल से आपने वायु को नष्ट कर दिया। अब वायु से इनका संचालन होता है, तो आप कैसे ठीक रहेंगे? इसलिए रोगों की भरमार चलती चलेगी और बीपी आपके अंदर बढ़ता चला गया। आपने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, इसलिए भी बीपी बढ़ जाता है। आपने टेंशन ज्यादा लिया, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। और सुबह लेट भोजन करने से आपके अंदर एसिड बढ़ जाता है, उस एसिड जब रक्त में आ जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है। तो हम बीपी का बड़ा साधारण सा इलाज करते हैं, आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं, जिसमें हम कहते हैं भोजन के साथ नींबू रस का और अदरक का प्रयोग कर लीजिए। भोजन के बीच में हम पानी पिलाते हैं कि आप भोजन के साथ अच्छा पानी का प्रयोग कीजिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करित्वा, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह है हम भोजन के बीच में पानी पिलाते हैं। और जिन रोगियों ने इसका प्रयोग किया, हम घी दूध खिलाते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी बंद करा देते हैं। चाय कॉफ़ी मत पीजिए, आपका शुगर, आपका बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि चाय, कॉफ़ी, दोपहर का भोजन, तली हुई चीज़ें और भोजन के बीच में पानी न पीना, ज़्यादा चिंता करना और गुस्सा, ये बीपी का कारण है। आप इनको दूर कर दीजिए। मैं घी खिला करके आपके बीपी को ठीक करूँगा। अच्छा, क्या? तीसरे दिन हम बीपी को ठीक कर देते हैं, बीपी का रोगी नहीं रहेगा। और खूब आप घी खाइए, क्योंकि घी अगर ताकतवर होता, घी हैवी होता, तो पूर्व काल में हमारे पूर्वज, जच्चा जब होती थी ना, बच्चा पैदा होता था, 10-10 किलो घी खिला देते थे। वो कोई व्यायाम थोड़ी करती थी, लेटी रहती थी, लेकिन कभी मोटी नहीं होती थी, कभी बीपी नहीं बढ़ता था, कभी ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते थे। जब से एलोपैथी वालों ने हमारा घी दूध बंद किया, हमारी जच्चा को, परसुता को घी खिलाना बंद किया, तब से ये मोटी हो गई, ऑपरेशन से बच्चे होने लगे, सबका बीपी बढ़ने लग गया। घी सबसे लघु सुपाच्य है, आसानी से हजम होता है। इसको दलिए में डालकर पीजिए, खिचड़ी में डाल करके पीजिए, रोटी में, सब्जी में, दाल में डाल करके लीजिए। जब इसको भून करके, तल करके खाएंगे तो यही आपके रोगों का कारण बन जाता है। अच्छा, तो आप तल के नहीं खाना है? तल के नहीं खाना चाहिए, वैसे डाल करके घी खाइए। मतलब दाल में डाल दीजिए, रोटी में डाल दीजिए। अच्छा, कितनी बार, मतलब दिन में कितनी बार घी खा सकता है कोई व्यक्ति? कितना? आयुर्वेद कहता है 2 बार ही भोजन कीजिए। हाँ। 1 बार खाए योगी सुबह सुबह, 2 बार खाए भोगी सुबह शाम, और 3 बार खाए रोगी। अगर 3 बार खाएंगे तो रोगी। तो हमें भोजन सुबह शाम ही करना चाहिए, और भोजन के साथ भरपेट भोजन करना चाहिए। दिन भर खूब पानी पीजिए। पानीयम प्राणिनाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है। जितना पानी का प्रयोग करेंगे उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। आप पानी का खूब प्रयोग कीजिए। तो क्या इसके लिए भी आपने कुछ दवाइयों का निर्माण किया है? हाँ, मेरी प्रत्येक रोग के लिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब को देख करके घरेलू इलाज करके ठीक नहीं होना चाहते, तो मैं अपनी औषधियाँ बनाता हूँ। आप जो टी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप फोन कर लीजिए, मैं अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी औषधि घर बैठे भी आ सकती है। आप औषधि को मंगा लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। मैं आपको आपके जो परहेज है वो बता दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है। या कोई यहाँ भी आ सकते हैं लोग? यहाँ भी आ जाइए। मैं रोहतक भी बैठता हूँ रोजाना 7 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, और दिल्ली नांगलोई में बैठता हूँ 1 से 5 बजे। बुधवार को मैं छुट्टी रखता हूँ। आप किसी भी दिन आइए, नाड़ी दिखाइए। मैं नाड़ी देखकर आपके रोग का कारण, आपकी प्रकृति और जो इलाज करेंगे वो आपका स्टिक इलाज होगा। मेरा मानना यह है कि 15 दिन में मैं आपको 90% आराम दूंगा। किसी भी रोग में आप आ जाइए। जब आपको अंग्रेजी वाले ये कह दें कि आप असाध्य हैं या घर चले जाइए, आप 2 दिन के मेहमान हैं, उस जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार हमारे पास आए, नाड़ी दिखाएं। मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद क्या है, मैं बताऊंगा क्या ताकत है आयुर्वेद की और क्या है आयुर्वेद। वो मैं पूर्ण रूप से अपनी औषधियों से सिद्ध करूंगा कि आयुर्वेद ये है। तो सर ने नाड़ी की बात की, तो मैं अब लाइव डेमो दिखा देते हैं सर की मेरी नाड़ी, और थोड़ा बताइए कि क्या समस्याओं से मैं।
अपनी जीभ दिखाना। देखिए आपकी जीभ जो है, क्योंकि नाड़ी आपकी टाइट चली हुई है, टाइट का मतलब आमरस है, भोजन का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, इसी के कारण आपकी जीभ जो है मोटी हो गई है। और जीभ पर जो सफेद रंग का हल्का सफेदी आई हुई है, इतना ही आंतों में मल जमा हुआ है। इन आंतों में मल जमने के कारण, जीभ के मोटा होने के कारण शरीर में आमरस पैदा हो रहा है। उस आमरस से जब रक्त का निर्माण नहीं होता तो एसिड बढ़ जाता है। और शरीर में जो हम भोजन करते हैं, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं, खाने से रस से रक्त बनता है। जब रस से रक्त नहीं बनेगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ेगी तो हमारा मांस सूखने लग जाएगा। शरीर में मांस नहीं बनेगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, चश्मे चढ़ जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती चली गई। हम इस आमरस को दूर कर दें। अगर आप भोजन के साथ अदरक और नींबू का प्रयोग करके देखिए, आप बहुत ही जल्दी डाइजेशन पावर बढ़ करके शरीर आपका ठीक होने लग जाएगा। वैसे तो ठीक है, चमक है, लेकिन शरीर में जितना मांस होना चाहिए हाइट के अनुसार वो कम है, वो मांस बनना शुरू हो जाएगा। आप कैसे कई बार कहते हैं ना, फिगर फीचर ठीक नहीं, वो फिगर फीचर अगर आपने ठीक करनी है तो आपने आयुर्वेद के अनुसार, हालांकि मैंने आपको नब्ज दिखाई, नाड़ी दिखाई, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। कभी कभार हाँ थोड़ा बहुत कब्ज की शिकायत रहती है, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं है। चश्मा ये बहुत बचपन से ही लग गया। कब्ज जो है वो क्या कारण, जब हमारा डाइजेशन पूरा नहीं होता, कच्चा रस बनता है, वो आंतों में चिपक जाता है। जो चिपकेगा अंदर चिपक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, उसी का नाम कब्ज है। जब वो कब्ज होता है तो इसका मतलब हमारा आंतें कमजोर होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जीभ आपकी जो मोटी और उस पर रंग आ गया, वो जब वो ज्यादा हो जाता है, कब्ज का रूप धारण कर लिया। वैसे आपके अंदर गर्मी ज्यादा है, इसे गर्मी से क्या होगा, आप लैट्रिन तो चले जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी चुस्ती फुर्ती आनी चाहिए वो, या जिस मांस का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहां और लक्षणों के साथ ये देखा जाता है, जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोज बोलते हैं। उनको देख करके जो हम स्टिक इलाज करते हैं वो बनेगा। तो अब एक अगली बीमारी की बात करते हैं, सर्वाइकल की समस्या भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो इसका क्या समस्या, ये क्यों इतनी विकराल होती जा रही है? देखिए, कैसे ठीक होंगी ये बातें? बहुत समय पहले, आज से 10-15 साल पहले, जैसे सर्वाइकल शुरू हुआ था, उसी टाइम पर ज्यादा शुरू हुआ था, तो अंग्रेजी वाले कॉलर लगा देते थे कि गर्दन मत हिलाइए। अब आपका हाथ मान लो आपने ऐसे बांध दिया, कुछ समय बनने से टाइट हो जाता है, ये काम नहीं करेगा। ऐसी गर्दन बढ़ाई, जो मूवमेंट नहीं हुआ तो इससे बिल्कुल जाम होगी। सर्वाइकल के बाद इससे मन्या नाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया, रीढ़ की हड्डी जाम होती चली गई। आयुर्वेद कहता है कि सारे शरीर का काम होना चाहिए, घुमाते फिराते इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो सर्वाइकल कोई नसों को सीधे करने का कारण नहीं है, हमारी नाड़ियों का कमजोर होना नहीं है, ये मात्र एक गैस का प्रभाव है। जब गैस हमारी मन्या नाड़ियों में गर्दन में आ जाती है और गर्दन में आकर के वो बैलेंस बनाती है, जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं ना, तो उसमें गैप बन जाता है। गैप का बनना या गैप का खत्म हो जाना, वो कहते हैं L1 L2 के साथ टकरा गया। ये सर्वाइकल का वो है वायु का बैलेंस। जब वायु बनती है, वायु कहां से बनती है? पेट से, गैस से, हाथों की कमजोरी से। जो गैस आपकी नसों में आती है, गर्दन की नसों में, तो वहां या तो गैप को बढ़ा देती है या गैप को कम कर देती है। इसका नाम सर्वाइकल है। तो हम पेट को साफ करते हैं, डाइजेशन पावर बढ़ाते हैं, और जब गैस आपकी दूर हो जाएगी, जैसे कुकुर सीटी मारता है, आप गैस को बंद कर दीजिए, कुकुर सीटी मारना बंद कर देगा। तो जैसे हम पेट साफ करेंगे, डाइजेशन पावर को बढ़ाएंगे, गैस बनना बंद हो जाएगा, सर्वाइकल आपका उसी दिन से ठीक हो जाएगा। कोई कॉलर बांधने की आवश्यकता नहीं है, चक्करों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंधे नहीं उठ रहे डरने की आवश्यकता नहीं है, कमर में दर्द जा रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। अगले दिन, क्योंकि जब गैस बननी बंद हो जाएगी, बनी हुई गैस निकल जाएगी, तो फिर बीमारी कहाँ से रहेगी? आप गुब्बारे में फूंक भर रहे हैं तो फूला हुआ, निकाल दी तो दब गया। कहेंगे इतना बड़ा गुब्बारा कैसे ठीक करेंगे? आपने कई बार लेडीज का देखा, गर्दन बहुत मोटी हो जाती, उठी गुब्बारे की तरह से फूल जाती है, कौद सा फूल जाता, क्योंकि वो गैस से फूलता चला। गैस को निकाल दीजिए। तो सर्वाइकल कोई रोग नहीं है, ये गैस की बीमारी है। गैस आप सुबह शाम भोजन करके भी खत्म कर सकते हैं, भोजन के साथ सलाद का प्रयोग करके भी ठीक कर सकते हैं। गैस को आप भोजन के साथ अचार का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, या फिर मोटे आटे की रोटी, यानी 4 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी बनाइए और आधा घंटा पहले गोंद करके रख दीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। देखिए आपका सर्वाइकल अपने आप दूर हो जाता है। ये सब करना बस का नहीं है तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपका दूसरे दिन सर्वाइकल सदा के लिए ठीक कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना दवाई दूंगा, सारा जिंदगी आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद कहता पथ्य सेविन है किम भी सज्जम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई रोग औषधि काम नहीं करेगी। आपको परहेज से रहना पड़ेगा। परहेज यही है कि सुबह शाम खाना है, भोजन के साथ पानी पीना, यही परहेज।
कुछ भी खाइए, भरपेट खाइए। तो क्या आयुर्वेद मतलब सर्वाइकल जैसी समस्याओं को लेकर कुछ एक्सरसाइज को भी सपोर्ट करता है या कुछ योग व्यायाम इस तरह की चीज़ों को भी? देखिए, सर्वाइकल में आप शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वाइकल में आप हलासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें कहीं नहीं कहा कि आप योगासन कीजिए, कहीं नहीं कहा कि सेहत तोड़िए और ठेके को खाली कीजिए। इसलिए आयुर्वेद में कहा हित भुक, मित भुक, रीत भुक। हितकारी खाओ, थोड़ा खाओ, ऋतु अनुसार खाए। हम व्यायाम किस लिए करते हैं? अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए, अपने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप लंबे सांस लीजिए, दीर्घ श्वासी, हमेशा लंबे सांस लीजिए। आप भोजन को कम खा करके पचा लीजिए, आप व्यायाम करके पचाइए या कम खा करके पचा लिए। तो यहाँ हमें कहीं आवश्यकता नहीं है कि आप व्यायाम करें। हमेशा बैठे हुए गर्दन को सीधा रखें, लंबे सांस लीजिए, सुबह भोजन कीजिए, शाम को भोजन कीजिए, दिन भर आप भूखा रहिए, पानी को पीजिए, अपने आप ही एक्सरसाइज होगी। रात को आपको अपने आप जब लेटते हैं, कभी एक टांग आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम भगवान अपने आप सिखाता है। आप वही काम कीजिए जैसा परमात्मा ने प्रकृति को सिखाया है, पशुओं को जो सिखाया है, जानवरों को जो सिखाया, पक्षियों को जो सिखाया, उसी तरह से प्रकृति को देखते रहिए। वो प्रकृति में कहीं नहीं आपके लिए ठेके तैयार करते, प्रकृति में कहीं योग की क्लासें नहीं लगती। वो अपना काम करते हैं, सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं। इस शरीर को आप जितना कष्ट देंगे, ये शरीर आपको आनंद देगा। इस शरीर को आप जितना आनंद देंगे, ये आपको दुख देगा, यानी रोगों का घर बना देगा। इस शरीर से मेहनत कीजिए, काम कीजिए। अब एक और समस्या है माइग्रेन की, जो बहुत लोगों में आजकल होता ही है, हर दूसरे तीसरे शख्स में माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा है। तो ये क्यों होता है, इसका निदान कैसे हो सकता है? तकरीबन आज माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा गुस्सा है। अक्सर महिलाओं में सिर का दर्द मिलता है, आजकल पुरुषों में भी बहुत ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि ये गुस्सा ज्यादा करती हैं। जैसे साइकिल की ट्यूब आपने देखी, हवा भरते हैं, जहां से ट्यूब कमजोर हो जाती है तो वहीं से फूल जाती है। ऐसे ही जब गैस बन करके आपकी छाती पर आती है, हम कहते हैं जी हृदय रोग हो गया। ये गैस गर्दन में आ गई तो हम कहते हैं जी सर्वाइकल हो गया। जब ये गैस और ऊपर आकर के आपके सिर में आकर के रुक जाती है तो इसका नाम है माइग्रेन। यानी गैस ही आपका कारण था बीपी का, गैस ही कारण है सर्वाइकल का, और गैस ही कारण है आपका माइग्रेन का। आप गैस का बनना बंद कर दीजिए। अब क्यों आपका दिमाग कमजोर हुआ? क्योंकि आप जो गुस्सा ज्यादा करते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं। तो आप वहां नाक में सोतिस में गाय का घी डाल लीजिए, शुद्ध गाय का घी, जो साहिवाल नस्ल की गाय होती है ना, उसका अगर घी आप नाक में डालते हैं तो वो आपको कभी भी माइग्रेन नहीं होने देता, क्योंकि वहां आपकी दिमाग की नसों को मजबूत कर देगा। वो नसों में गैस की पावर को सहन करने की ताकत आ जाएगी। वहां से फूलेंगे नहीं तो ब्रेन हेमरेज भी नहीं होगा, पैरालाइज भी नहीं होगा, माइग्रेन भी नहीं होगा, क्योंकि वो गैस का प्रेशर है। उधर से पेट को साफ कर लीजिए पत्थे के द्वारा, अच्छा भोजन खा करके, घी दूध के साथ भोजन खा करके, कम खा करके, समय पर खा करके आप अपने माइग्रेन को ठीक कर लीजिए। अगर आप दुबले पतले हैं और फिर माइग्रेन है तो सुबह सुबह दही का प्रयोग कर लीजिए, चूरमे का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप मोटे ज्यादा हैं तो सुबह सुबह हल्का भोजन अचार के साथ प्रयोग कर लीजिए, भूख से आधा खा लीजिए। हमेशा भरपेट नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि आधा हिस्सा अपने आमाशय का आपको सॉलिड से, यानी अन्न इत्यादि, चावल इत्यादि से भरना चाहिए, और उसका 1/4 पानी के लिए खाली छोड़ना चाहिए और 1/4 हवा के लिए छोड़ना चाहिए। यानी भोजन के बीच में आप 1/4 पानी पी लीजिए और बाकी हवा के लिए छोड़ दीजिए। माइग्रेन बन ही नहीं सकता, और बन जाए तो हमारे पास आ जाइए। हमारी आयुर्वेदिक औषधि जो आपके पेट को साफ करेगी, अग्नि को तेज करेगी, और जो अंग आपके कमजोर हो गए हैं उन अंगों को मजबूत करेगी। क्योंकि हमने अंगों को मजबूत करने के लिए रसायन का निर्माण किया। रसायन जो है एक ऐसी औषधि है, आयुर्वेद में इलाज से पहले रसायन का जिक्र आया, और रसायन में कहते हैं दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्य दृढ़ इंद्रिय मंद जरा नित्य रसायन सेवी पुरुषो प्रदिष्ट। जो पुरुष रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है, आपकी अग्नियां ठीक काम करेंगी। परिशुद्ध कोष्ठ है, आपके कोष्ठ अच्छे से साफ हो जाएंगे, लैट्रिन मलमूत्र अच्छे से आएंगे। प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्य, आपका बल वर्ण और धातुओं का सही रूप से निर्माण होगा। आपकी बुढ़ापा दूर होता चला जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, उसका नाम रसायन है। उस रसायन को हमने भी निर्माण किया है। ऐसा ये रसायन अश्वनी कुमारों ने चरण ऋषि के लिए तैयार किया था, जो बूढ़े थे, जवान हो गए थे। अच्छा। हमने भी उस रसायन का निर्माण किया है, और मैं एक रसायन वैद्य के बारे में जाना जाता हूँ।
क्योंकि विदेशों में लोग बहुत ज़्यादा मेरे रसायन का ही प्रयोग करते हैं। रसायन आपकी सेक्सुअल कमजोरी को दूर करता है, रसायन आपके हार्ट को मजबूत करता है, रसायन आपके नर्व सिस्टम को मजबूत करता है, रसायन आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, रसायन आपकी सारे शरीर की सभी अंगों को मजबूत करके प्रत्येक गर्धातु बल वर्ण से आपके शरीर के अंदर बल और वर्ण को पैदा करता है। मैं उस रसायन को बनाता हूं और लोगों को खिलाता हूं। उसको पचाने के लिए पेट को साफ करता हूं और डाइजेशन करने के लिए, क्योंकि 13 प्रकार की अग्नियां है, तो उसमें पाचक औषधि आती है। एक दीपन औषधि है, एक पाचक औषधि है। पाचक में जिसमें नमक होता है, खा करके एसिड बढ़ जाता है, बाजार की जो चूर्ण चट्टियां मिलती है। एक होती है दीपक, दीपन औषधियां जो आपकी धातुओं को अग्नि को दीपक करेगी। उसमें पीपली, पीपला मूल, चबुआ, चित्रक, ये आती है दीपनीय औषधियां। तो इनको खा करके रस के दोष नहीं होंगे, रक्त के दोष नहीं होंगे, मांस के दोष नहीं होंगे, जो धातुगत बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो आयुर्वेद तो बड़ा सूक्ष्म ज्ञान था, इसने हर चीज का, इसलिए यहाँ रस, गुण, वीर्य, विपाक के बारे में बताया। आज का साइंस तो उसके बारे में जानता ही नहीं कि रस क्या, एक औषधि का रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, उसको तो पता ही नहीं। वो सब ये जानता है कि बोटोनी में केमिकल क्या है, इस पेड़ का केमिकल क्या है, सिर्फ एक केमिकल जानता है। हमारे यहाँ रस भी, गुण भी, वीर्य, विपाक, 7 चीजें बताई जाती है। अति सूक्ष्म ज्ञान जो था वो आयुर्वेद है। उस अति सूक्ष्म को नाड़ी के द्वारा जाना जाता है। इसलिए नाड़ी वैद्य प्रत्येक रोग का इलाज कर सकता है, बशर्ते कि आप नाड़ी देखना जानते हो। अच्छा, तो ये नाड़ी वैद्य की आपने बात की, अभी रसायन की बात की, तो रसायन का क्या सीक्रेट है, कुछ साझा करेंगे कि रसायन हाँ कैसे बिल्कुल, बनता है? रस शास्त्र में गंधक रसायन का जिक्र आया है, जिसको मैं बनाता हूँ, जो सल्फर से बनता है। लेकिन इसमें तेजपात मतलब 64 द्रव्यों की भावना दी जाती है। और भावना का मतलब एक औषधि को डालिए, उसको रगड़ के सुखाइए, सुखा करके जला लीजिए, ये एक भावना। इस तरह से 64 द्रव्यों की भावना है, जिसमें चतुर्जात, जिसमें आपकी त्रिफला, त्रिकुटी, जिसमें आपकी स्तावरी, जिसमें आपके 3 प्रकार के दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध, इनकी इस तरह से 64 द्रव्यों की भावना। जैसे च्यवनप्राश में 54 द्रव्य है, ऐसे ही इसमें 64 द्रव्यों की भावना दी। विशेषकर शतावरी की भावना सबसे ज्यादा होती है। उसकी भावना दे करके इस गंधक रसायन का निर्माण किया जाता है। और रस तंत्र सार संग्रह में लिखा हुआ है, अगर इसके साथ सुवर्ण का प्रयोग करा दिया जाए तो 6 महीने में शरीर का पुनर्निर्माण करता है। मैं इसी रसायन का प्रयोग कर रहा हूं। मैं आज 60 साल की अवस्था में अपने बालों को काला करूंगा, चश्मे मुझे लगी हुई नहीं है, चुस्ती फुर्ती और बाल काले करके दिखाएंगे, क्योंकि अवस्था के अनुसार बाल काले होने चाहिए। लेकिन अगर काले दोबारा हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे आयुर्वेद में ताकत है, हमारे रसायन में ताकत है, हमारी औषधि में ताकत है, वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, मेरा एक आखिरी सवाल है सर से। सर, नाड़ी वैद्य जो हमारी परंपरा है, वो अब उतने नाड़ी वैद्य नहीं मिलते हैं जो हमारी ताकत रही थी। अब बीएमएस डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन नाड़ी वैद्य अब लुप्त तो एक तरीके से गए हैं, तो होते जा रहे हैं। आप जैसे लोग कुछ चुनिंदा ही बचे हैं देश में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जल्दी इलाज। एक प्रचार हो गया कि एलोपैथी की सभी बिल भी पास होते हैं, हर जगह उनको मान्यता दी जाती है, वहाँ चिकित्सा हुई तो आपका सुधार कर लिया जाता है। तो बेचारे बीएमएस वाले भी पढ़ते हुए समझते हैं कि आयुर्वेद देंगे तो कौन पूछेगा, एलोपैथी में हम इलाज करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे समय पर जो कालांतर में औषधियाँ बनाने का जो तरीका था वो भी भ्रष्ट होता चला गया। वहाँ औषधियों को ठीक ढंग से नहीं मिलाया गया, औषधियाँ ठीक नहीं मिल रही। अब इस गूगल के कारण औषधियाँ अच्छी मिलने लग गई। किसी भी प्रदेश में औषधि हो रही हो तो गूगल पर देख करके उसको निकाल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि एक आदमी से पूछते हैं भाई गूगल कैसी होनी चाहिए, दूसरा बता देता कैसे। अब उसका ज्ञान जो है प्रसार हो गया, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। रही बात नाड़ी विज्ञान, ये आपकी एक अनुभव का है, आपकी मानसिक शक्ति का है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे अंदर एक भाव था कि मुझे आयुर्वेद को जीवंत रखना है, मैं इसको जिंदा रखूंगा, मुझे अपने लोगों को ठीक करना है, मैं उस विज्ञान से चलूंगा जिस विज्ञान से मेरा आयुर्वेद चला। तो नाड़ी विज्ञान मैंने अनुभव से सीखा है। मैं बहुत से हॉस्पिटल्स में गया, मैं बहुत से रोगियों को देखा, हमने किडनी के रोगियों को देखा, उनकी नाड़ी देखी कि उनकी नाड़ी कैसे चल रही है, बीपी के रोगी देखा, उनकी नाड़ी कैसे, अनुभव से पता चला कि ऐसी नाड़ी बीपी में चलती है, ऐसी किडनी में चलती है। तब जाकर के हम अपने आपको ये कहने के लायक हुए कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं नाड़ी को जानता हूँ, वेति वैद्य, मैं औषधियों को जानता हूँ, औषधियों का निर्माण भी जानता हूँ। और इसलिए मैं अपने नाम के साथ हमेशा वैद्य शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं कभी डॉक्टर नहीं लिखता। वैद्य और डॉक्टर में बड़ा अंतर है। वैद्य जो है
मानवता के साथ चलता है, मरे हुए से कभी फीस नहीं लेता, पैसा नहीं लेता। डॉक्टर वहाँ अपनी फीस पूरा लेता है, जिसका दूसरा रूप हो जाता है डाकू। इसलिए हम डाकू नहीं बनना चाहते, हम वैद्य हैं, वैद्य थे, वैद्य रहेंगे और वैद्य ही जीवन है। तो दोस्तों, ये आपकी आदरणीय सत्यप्रकाश आर्य जी के साथ एक बहुत ही सार्थक बातचीत थी और आपको बहुत सारी डिटेल मैं स्क्रीन पर भी देते हुए जा रहा हूँ। सारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट पर्सन्स और कहाँ आप जा सकते हैं मिलने इनसे, वो सारी डिटेल स्क्रीन पर भी हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल ले सकते हैं। तो सर, आपने मार्टी इंडिया को समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका ये ज्ञान और नाड़ी विज्ञान की बातें पूरे देश में एक बार फिर से एक नई लहर के साथ पैदा होंगी। मैंने देश भी देखा, विदेश भी देखा, पत्रकार भी देखे, वार्ताकार भी देखे, लेकिन पहली बार मैं एक ऐसे चैनल से जुड़ा हूँ और अहोभाग्य है मेरा कि वो मार्टी इंडिया, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम्स देखे हैं जो आप गौओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि गौ ही शरीर का, सृष्टि का निर्माण करती है और आपने जो उस पर बड़ा कार्य किया, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको समय दूं, क्योंकि आप भी गौ भक्त हैं और गौ से ही जीवन बनता है। भगवान करे आप इसी तरह से अपनी योजनाओं को बढ़ाते रहें और इस संसार में गौ का प्रकाश फैलाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।